आइए आज हम आगे पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, एक मूवी आई थी पद्मावत नाम की उसके अंदर जो हमने देखा था, ये फोटो आपने देखी होगी, बिल्कुल उसके अंदर वही सब चीज़ें बता रखी हैं जो खिलजी डायनेस्टी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। बस ये है कि हमें थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी थी। आप देखिए कि ये जो था, ये कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब ये जो खिलजी डायनेस्टी ये 1290 से 1320 एडी के बीच में चलती है, और ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये 1290 से 1296 के बीच में रहता है। ठीक है, ये सिर्फ 6 साल के आसपास का इसका टेन्योर है एज ए राजा। तो आप देखिए कि ये क्या करता है, ये डोलते डोलते ना जीतते जीतते ये सिर्फ लाहौर तक आके रुक जाता है। ये आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता दिल्ली तक। एक तो इसके पीछे कारण है कि बुढ़ापा आ चुका है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि यहाँ दिल्ली के आसपास के एरिया जो है, मालवा रीजन है, यहाँ पे बार बार किसका आक्रमण हो रहा है? मंगोल्स का। यानी दिल्ली, मालवा, इन सब एरियाज पे बार बार मंगोल आक्रमण करके बहुत सारा पैसा कमा के निकल जाते हैं यहाँ से। तो अब ये जो है ये यहाँ नहीं आना चाहता, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट होता है। ये बोलता है, यही ऐसे ही हाथ करके, चाचा जान हम खुश हुए, है ना, ये सब करता रहता है। तो ये बोलते चाचा जान आप परेशान मत होइए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका काम है ना, ये आपका बच्चा करेगा। मैं जाऊँगा वहाँ तक और मैं सब सेटिंग करके आऊँगा मामला, बस आप मेरे को थोड़ी सी सेना सी दे दो। तो ये इसको दे देता है जो भी इसको चाहिए होता है। ये लेके यहाँ मालवा के एरिया में आ जाता है, मालवा में। और यहाँ पे ये किसके साथ युद्ध करता है? मंगोल्स के साथ युद्ध करता है। जब ये मंगोलों को यहाँ पे हरा देता है तो ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये आपको समझना है, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए आया था, अपने चचा जान को दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे उनको पीट पाट के भगा के और ये वापस से कहाँ पहुँच जाता है? चचा जान के पास ही पहुँच जाता है, लाहौर में। अब प्रूव हो जाता है भाई कि ये बंदा एक मतलब बादशाह बनने के लायक है। बट चचा जान ठहरे, चचा जान उनको बच्चे की कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चे ने आईएएस क्लियर करके दिखा दिया। बट चचा जान को कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुम चाहे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लो, रहोगे तुम हमारे बच्चे ही, कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम बटर चिकन खाते रहेंगे, मदिरा पान करते रहेंगे, लेकिन राजा तुम्हें नहीं बनाएंगे, बादशाह तुम्हें नहीं बनाएंगे, कुछ भी हो जाए सुल्तान हम ही बन के रहेंगे। तो ये जो बात है इसको पसंद नहीं आती। तो ये एक दिन क्या करता है, निकालता है अपने यहाँ से खंजर और घोंप देता है ठक करके चाचा जी के अंदर। ठीक है, अब चाचा जी आउट यहाँ से, ये लुढ़क गए। अब जो मेन बादशाह बनेगा या फिर कहेंगे सुल्तान बनेगा, कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजियों का परचम होने वाला है बुलंद, क्योंकि इसका जो सफ़र था यहाँ से यहाँ तक का था। और ये जो बंदा है ये बहुत ही हाईली एम्बिशियस बंदा था, जिसने कि बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के अंदर चेंजेस किए, जो कि सच में एक अच्छे चेंजेस माने जाएंगे। यानी कि ये जो बंदे ने किया ना, ये बाकी का कोई भी पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तान नहीं कर पाए, इसीलिए इसको मोस्ट सक्सेसफुल सुल्तान भी बोला जा सकता है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जामिनर भी इससे सवाल ज़रूर पूछता है। एक बार आई थिंक कमांडर भी पूछ लिया था, तो वो शायद अलाउद्दीन खिलजी ही था उसका आंसर। कुछ नहीं भी बताओ ना कि हाँ ये किसका कमांडर है, ये है वो है, तो ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पूछ रहा होता है, तो उसको मार्क कर सकते हो अगर आपको ऐसे ही कोई तुक्का भी मारना है किसी जगह पे तो। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका जो टेन्योर है वो 1296 से लेकर 1316 के बीच का है। और इसका असली नाम क्या है? अली गुरशास्प है। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ अली गुरशास्प। अब देखो ये क्योंकि बहुत एम्बिशियस था, ये सारी दुनिया को जीतना चाहता था। और ये किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड था? ये अलेक्जेंडर से इंस्पायर्ड था। अलेक्जेंडर से इंस्पायर्ड था तो ये इसको हम अलेक्जेंडर सेकंड भी बोलते हैं, या फिर इसको सिकंदर सानी भी बोलते हैं, यानी सिकंदर जैसा। ठीक है भाई, अब सिकंदर जैसा ऐसे नहीं कि इसने अपना नाम रख लिया तो इसको सिकंदर जैसा बोल दिया, जी नहीं। इसने पहले खुद को प्रूव किया है, 8 बैटल इसने जीते जिसमें एक में भी हारा नहीं है ये, इस वजह से इसको सिकंदर सानी बोला जाता है। 20 साल के अपने राज में इसने जो इनोवेशंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, अभी आप देख के बोलेंगे कि सच में ये एक ज़बरदस्त व्यक्ति था। और ये फोटोज देख के आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये, हालांकि इसका बेटा भी था मुबारक शाह, लेकिन फिर भी यार इसके बारे में यही बताते हैं कुछ इतिहासकार कि इसको अलग ही शौक हुआ करते थे। जैसे किसी को तो मदिरा का शौक हो गया, किसी को लड़कियों का शौक हो गया, इसको लड़कों का शौक हुआ करता था। कोई बोलता है कि ये गे था, कोई बोलता है होमोसेक्सुअल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मलिक गफूर है और ये अपना खिलजी साहब है। यहाँ भी देखिए किस तरह की अय्याशी चल रही है। तो यानी कि इसका अलग ही शौक था, सिंपल सी बात ये। इसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। आप देखो कि 8 बैटल इसने जीते, 8 के 8। ठीक है,
और मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान हम बोले पूछा जाए तो हम अलाउद्दीन खिलजी बोलेंगे। और इसने क्यों इसको मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान बोलते हैं अब देखते हैं आप। रिफॉर्म किया इसने अपनी आर्मी के अंदर। आर्मी में देखिए कि पहले कभी भी ऐसा किसी बादशाह ने नहीं किया या किसी सुल्तान ने नहीं किया। पहले क्या होता था कि जब भी कोई युद्ध हो रहा है ना, तो ये अपनी टेरिटरी में, मान लो कि कोई लोहार है, उसको वो हट्टा कट्टा है, उसको बोलेंगे आ जाओ तुम। किसान है, उसको बोलेंगे आ जाओ तुम। यानी कि कोई सुनार है, वहाँ पे हट्टा कट्टा लड़का दिख गया, आ जाओ तुम, है ना। ऐसे करके ये अपनी सेना बना के लड़ाई करने जाया करते थे, जो जितने भी सुल्तान हुआ करते थे। और उसमें क्या है, जो आम नागरिक है, जिनको जो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, बस वो अपना हट्टा कट्टा है, इसीलिए वो युद्ध में अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो कर गया। सिंपल सी बात ये है। तो कोई हल लेके आ रहा है, कोई लोहे का डंडा लेके आ रहा है, किसी के पास नहीं है तो वो चप्पल लेके आ रहा है। तो ऐसे तो हाल इनके चल रहे थे ना, इनके पास इक्विपमेंट होते थे पूरे। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि ऐसे ही सेना बनाई जा रही थी और ऐसे ही युद्ध लड़े जा रहे थे। लेकिन अब इसने क्या किया, इसने एक ट्रेंड सेना बनाने के बारे में सोचा। तो इसने सबको बोला कि भैया ओपन रिक्रूटमेंट, जिसको भी सेना में भर्ती होना, आर्मी के अंदर भर्ती होना है, आ जाओ, ठीक है, अपनी स्किल दिखाओ और हम आपको भर्ती कर लेंगे। अब यहां पे रिक्रूटमेंट हुई, पूरी की पूरी तगड़ी सी इसने रिक्रूटमेंट कर ली और उनको बोला कि तुम आज के बाद और कोई काम नहीं करोगे, 24 घंटे जो तुम्हारा काम है ना, वो यही है कि यहाँ पे रहोगे और ये ट्रेनिंग में, अभ्यास में अपने आप को रिफाइन करोगे, ठीक है। और साथ में उनको ये देने लगे कैश के अंदर सैलरी, और उनकी बना दी इसने यूनिफॉर्म। पहले काइंड में भी दी जाती थी, काइंड में नहीं देता था ये, वस्तु नहीं, ये नहीं कि गेहूं दे दिए कि 4 बोरी गेहूं दे दी, यही तुम्हारी सैलरी है। पैसे देने शुरू कर दिए। पैसे कहाँ से आएंगे अभी बताता हूँ इसके बाद। और यूनिफॉर्म इसने उनको अलाउ करी कि भैया ये तुम्हारी यूनिफॉर्म रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा, इसने बिस्वा सिस्टम लॉन्च किया। आप देखिए कि एक इक्ता सिस्टम भी था। इक्ता सिस्टम किसने लॉन्च किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसने क्या लॉन्च किया? बिस्वा सिस्टम। और साथ के साथ देखिए इसने दाग और हुलिया सिस्टम लॉन्च किया। दाग का मतलब क्या होता था कि एक घोड़ा है, उसके घोड़े के ऊपर ना गरम गरम में कि अपनी स्टैंप बना के ठक करके लगा दिया करते थे। तो जब चमड़ी जल जाएगी घोड़े की तो उसके ऊपर निशान पड़ जाएगा किसका? अलाउद्दीन खिलजी की स्टैंप का। और इससे पता लग जाएगा युद्ध के अंदर कि ये घोड़ा किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। साथ में एक और स्ट्रैटेजी यूज करते थे, जैसे मान लो 100 घोड़े हैं इसके पास, अब मान लो कि 70-80 घोड़े मान लो लड़ रहे हैं, तो मान लो कि 30-40 घोड़े ये क्या करता था? बैकअप में रख लेता था। अब ये 70-80 में से जो भी बंदा कोई थक जाता था तो इधर से आके वो उसको ओवरटेक कर लेता था, और जो थक गया वो बंदा पीछे आ जाता था। साथ में अगर किसी का घोड़ा खराब हो गया, किसी ने मार दिया उसके घोड़े को, तो यहाँ से उसको बैकअप के तौर पे घोड़ा भी दे दिया जाता था। इस तरह से ये लोग पूरा का पूरा सिस्टम को तैयार किया हुआ था, इसीलिए कोई युद्ध हारता नहीं था। दूसरा, इसने हुलिया सिस्टम और चेहरा सिस्टम भी बनाया। हुलिया में तो यही होगा कि सारी की सारी सेना को सेम यूनिफॉर्म पहना दी, हरे रंग की यूनिफॉर्म है, तो यही पूरी की पूरी खिलजी की सेना है। इससे पता लग जाता था कि अच्छा ये हमारा ही बंदा है, ठीक है। इजी हो गया एक तरह से। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर सेम यूनिफॉर्म क्यों है? पता लग जाएगा ना कि हम सेम स्कूल के बच्चे हैं। आपको कभी भी मदद की जरूरत होगी तो आप तुरंत भाग के जाओगे। अब सेना नहीं, मान लो कि अपने कपड़े ही अलग पहने रखे हैं, आप कहीं गुम हो जाओ मान लो रोड के आसपास, अगर आपके स्कूल का बच्चा है तो आप बता पाओगे ना कि हाँ भाई मेरी हेल्प कर दे। या मान लो कि कोई हाई स्कूल है, कोई भी है, तो आप इजीली उससे कन्वे कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी पहचान ही नहीं है, आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि सामने वाले ने कौन सी ड्रेस पहन रखी, क्या है, तो कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? वो एक सिस्टम रहता था। चेहरा सिस्टम में क्या होता था? हर सोल्जर को अपना उसका चेहरे की जितनी भी आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क होता था, पूरा ये लोग नोट करके रखते थे कि अच्छा ये हमारा ही सोल्जर है। तो चेहरा सिस्टम में ये रहता था, पूरा आइडेंटिफाई किया जाता था सोल्जर के चेहरे को, ऐसे नहीं उसको रखा जाता था। फिर लास्ट तो नहीं है इसके अंदर, और भी बहुत कुछ है। इंट्रोड्यूस इसने किया मार्केट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम में अभी हम अगली स्लाइड में देख लेंगे, बहुत कुछ है, डिटेलिंग है इसके अंदर। फिर इसने एक किया, फिक्स किया टैक्सेस को 50% पे, यानी कि जितना भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो टैक्स है ये पैसे के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर रहे। दो चीजें, एक तो कैलकुलेट करना और एक लेना टैक्स। कैलकुलेशन जो हो रही है वो काइंड पे हो रही है। मान लो कि तुमने 100 टन जो है गेहूं उगाई, ठीक है, 100 टन पैदा हो गई गेहूं, तो 50 टन जो है ना वो सुल्तान की है। लेकिन वो 50 टन गेहूं नहीं लेगा आपसे, समझना। गेहूं क्या हो गई? ये काइंड हो गई, वस्तु हो गई। वो आपसे जो लेगा ना वो पैसे लेगा। वो बोलेगा कि इसको जाके तुम बेच के आओ, ये तुम्हारी आधी जो गेहूं है ना ये सुल्तान की गेहूं है, जाओ तुम बेच के आओ मार्केट के अंदर, और वहां से जो पैसा मिलेगा तुम वो लाके हमें दो।
समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। यानी कि कैलकुलेट तो होगी वो काइंड के ऊपर ही, लेकिन जो डिमांड ये करते थे वो करते थे कि कैश ला के दो। इसी कैश को ये लोग यहाँ पे फिर रिक्रूटमेंट जो इतनी बड़ी आर्मी की कर रखी थी उनको सैलरी देने में यूज करते थे। यानी इनको फायदा होता था इस तरीके से, ये ऐसे अपना रेवेन्यू को जनरेट करते थे। और ये जो टैक्स लगा रखा था 50%, इस टैक्स का नाम क्या था, इसको बोलता था ये खराज। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक दो चीजें और हैं इसके अंदर, जैसे कि मलिक कफूर के बारे में देखते हैं। यही वही मलिक कफूर है जिसके बारे में ये फोटोज आप लोग देख पा रहे हैं। ये एक तरह से इसकी पार्ट टाइम बीवी हुआ करती थी, यानी कि इसी के साथ ये मन बहलाया करता था। अब होता क्या है कि नुसरत खान होते हैं कहाँ के राजा, ये होते हैं गुजरात के, एक तरह से नवाब कह लीजिए, राजा कह लीजिए। तो ये क्या करते हैं, एक बार मलिक कफूर को ना इसको भेंट देते हैं। ठीक है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसे एज ए गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे स्लेव्स का दौर था। और ये जो गिफ्ट जब देते हैं तो इसको परचेज जो इसने बंदे ने किया होता है ना, नुसरत खान ने 1000 दिनार में किया होता है। इसकी वजह से इसका नाम 1000 दिनारी भी होता है। लेकिन जब ये गिफ्ट दे देता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका एक और नाम रख देता है, उसका नाम रख देता है नायाब। ठीक है, उसको ये बहुत प्यारा लगता है तो इसीलिए इसको नायाब बोलता है वो। अब जो ठीक है, ये तो वही बता रखा है कि नुसरत खान उसको गिफ्ट कर देता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है, मज़ा आएगा आपको। ये सब चीज़ें देखिए कि ये जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब पे भी नहीं आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, या फिर हमारे ओल्ड नोट्स में भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट की हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसने ही वॉज अपॉइंटेड एज अमीर तुजुक, यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज, एंड आरिज मोमालिक, यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ बाय जलालुद्दीन खिलजी। यानी जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में जब ये था तो इसको दो पोस्ट दे रखी थी उसने, एक तो मास्टर ऑफ सेरेमनीज दे रखा था, दूसरा मिनिस्टर ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का मिनिस्टर भी यही था। तो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि ये जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज है ना, कि सारी सेरेमनीज इसी से पूछ के होंगी, तो ये इसको ये समझ आ गई कि ये जितनी भी सेरेमनीज हैं यहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है। तो ये सोशल गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए, कि पता लगे लोगों के अंदर खौफ रहे कि मुझसे पूछे बिना कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं करेगा, इसीलिए ये इस चीज़ का यहाँ पे, क्योंकि इसने काम किया होता है इस चीज़ में, तो इसको इसकी वैल्यू पता होती है, तो आगे चल के इसका यूज़ करेगा। ये देखो यहाँ पे, टू कीप होल्ड ऑन नोबल्स, ये क्या करता है, प्रोहिबिट कर देता है होल्डिंग फेस्टिवल्स, कि इससे पूछे बिना कोई फेस्टिवल नहीं होगा, ना कोई मैरिज होगी। अगर आपको शादी भी करनी है तो सुल्तान से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ में इसने बैन कर दिया वाइन, यानी शराब को, इंटॉक्सिकेंट्स को, किसी भी प्रकार के नशे को, सोशल गैदरिंग को, हर चीज़ को इसने रोक दिया कि अगर आपको ये सब करना है तो पहले सुल्तान की परमिशन लोगे, उसको टैक्स वगैरह दोगे, फिर जाके ये सब तुम चीज़ें करोगे। और साथ में इसने रीऑर्गेनाइज किया स्पाई के सर्विस सिस्टम को। स्पाई सर्विस सिस्टम कह लीजिए या इंटेलिजेंस सिस्टम इसने अपना बना लिया, जैसे आज की डेट में इंडिया का बोले तो रॉ है, तो ऐसे ही इसने अपना बनाया बरीद। उनको इंटेलिजेंस सिस्टम को बरीद्स बोलते थे। और ये जो था ना, ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सेपरेट कर दिया रिलीजन और पॉलिटिक्स को। नहीं तो यूजुअली क्या होता था, हर कोई धर्म की राजनीति करता था, लेकिन ये बंदा धर्म की राजनीति नहीं करता था, ये धर्म को अलग रखता था और जो राजशाही है उसको अलग करता था, यानी कि पॉलिटिक्स को अलग रखता था। और ये बोलता था सीधा कि किंगशिप नोज नो किनशिप। सीधा पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्लोगन किसने दिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था कि किंगशिप नोज नो किनशिप, यानी कि जो राजा है उसका कोई दोस्त दोस्त नहीं होते, वो किसी भी दोस्त को नहीं जानता है। सिंपल सी बात है कि वो न्याय को जानेगा और जो सही है राजा वही करेगा, वही सिर्फ दोस्ती की आड़ में आके गलत डिसीजंस नहीं लेगा। फिर एक राइटर हुए जियाउद्दीन बरानी, ये इन्होंने एक किताब लिखी है तारीख फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये राइटर है, अब ये बंदा तो देखिए सिर्फ 20 साल रह के गया है, तो अब थोड़ा सा जो लंबा टेन्योर, तो ये जो राइटर जी के गया है इस टेन्योर में क्या है कि 5-6 बादशाह चेंज हो गए, तो इसने सभी के बारे में इस किताब के अंदर लिखा है। तो इस किताब में हालांकि है फिरोज शाह के बारे में ये किताब, लेकिन फिर भी इसने बरौनी ने इनके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी साहब के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। 6 सुल्तान के बारे में इसने इस किताब में लिखा है तारीख फिरोज शाही में। तो ये याद रखना आप, क्योंकि अगर ऑप्शन में फिरोज शाह नहीं हुआ और ये पूछ लिया कि इस किताब में किसका जिक्र है, तो अलाउद्दीन खिलजी का अगर ऑप्शन में हुआ तो मार्क कर देना उसको। फिर इसने अपने कोर्ट के अंदर कई सारे पोइट्स को पैट्रोनाइज कर रखा था, ठीक है, जैसे कि अमीर खुसरो इसके सबसे फेवरेट पोइट हुआ करते थे। और इसी अमीर खुसरो को इसने तूतिए हिंद यानी कि पैरेट ऑफ इंडिया भी टाइटल दे रखा था, ठीक है, हमारे देश का तोता ये कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंप्रेस था ये इसकी शायरी से। और एक और थे मीर हसन दहलवी, उनको भी इन्होंने अपने कोर्ट में बहुत स्पेशल स्थान दे रखा था। ये एसएससी सीजीएल ने 2018 के अंदर ये सवाल पूछा था, तो ये आपको पता होना चाहिए है। ये हो गया अमीर खुसरो का। तो
फिर अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह के अंदर इसने, अमीर खुसरो साहब ने इसके सारे के सारे कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में बताया कि जो जो लड़ाइयाँ इसने लड़ी, कैसे लड़ी, क्या स्ट्रेटजी इसकी रही। आप आगे देखिए, ये पहला ऐसा रूलर था जिसने कि लैंड को फिक्स किया, लैंड के रेवेन्यू के हिसाब से। आप देखना, समझना इस चीज को। जैसे इसने बोल दिया कि 50% जो है ना आप प्रोड्यूस करते हैं वो अपना टैक्स होगा। पहले के बादशाह क्या होते थे, मुंह उठा के कभी भी चले जाते थे और ये बोलते थे जाके कि भैया आज हमें तुम सब लोग 1000 दिनार दोगे, अगर किसी ने नहीं दिए ना तो वो वहीं पे ठोका जाएगा, वहीं पे उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब मान लो कि किसी के व्यक्ति के पास 100 किले ज़मीन है, वो तो दे देगा, लेकिन किसी के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी 2 किला ज़मीन है, वो कहाँ से 1000 दिनार ला के देगा? तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, हम ये देखेंगे कि कौन सा किसान गरीब है, कौन सा अमीर है। दोनों सिस्टम देखे इसने, जो गरीब है और जो अमीर है, इनका एक कॉमन पैरामीटर तो कुछ होना चाहिए ना। तो कॉमन पैरामीटर क्या होगा कि ये उगा कितना रहे हैं, बन कितना रहा है, यानी कि जितनी फसल होगी उसका आधा लेगा। ये इसने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। इसने सबको एक फिक्स अमाउंट नहीं दिया, इसने परसेंटेज अमाउंट दे दिया। इसकी वजह से सारा कुछ इसने एक तरह से उनके ऊपर बहुत दया भावना दिखाई, सही किया एक तरह से, ठीक है। तो इससे, इसी सैलरी से फिर ये, इसी पैसे से ये अपने सोल्जर्स को भी पे करता था। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड की बिफोर फिक्सिंग दी लैंड रेवेन्यू। वही वाली चीज़ है जो मैं अभी समझा के आपको हटाऊं कि पहले लैंड को मेजर किया जाएगा, और लैंड को मेजर करने की यूनिट क्या बताई मैंने आपको, यहाँ पे बिस्वा सिस्टम से ये मेजर करते थे सारे का सारा। उसके आधार पर ये फिर लैंड से कितना रेवेन्यू आएगा वो डिसाइड करते थे। अब साथ में देखिए कि इसने एबॉलिश कर दिया एक और टाइटल को, किस्मत खुर्ती को। ये हेडमैन सेस होता था, बीच में एक तरह से मान लीजिए कि हेडमैन बन गए और वो अपना कमीशन खाया करते थे, इसने वो वाली पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया। फिर साथ में इसने रिलीजियस एंडोमेंट्स और जो फ्री लैंड्स दे रखी थी, जिनको हम इनाम और वक्फ बोल देते हैं। कई सारे लोगों को उस टाइम पे सुल्तान लोग हुआ करते थे, वो फ्री लैंड दे देते थे, कई पंडितों को दे देते थे फ्री लैंड, या फिर उसको इनाम और वक्फ बोला जाता था, ठीक है, या फिर उनको और कई काइंड्स में चीज़ें दे देते थे। तो इसने सारी की सारी वापस ले ली कि भैया तुम्हें नहीं देंगे ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं। क्योंकि ये बंदा ना इसने सीधा बोला कि किंगशिप नोज नो किनशिप, यानी कि कोई दोस्ती यारी वाली चीज़ नहीं हम रखेंगे, सीधा सीधा सिस्टम रखेंगे जो भी रखेंगे। इसीलिए इसने ये सब चीज़ें वापस ले ली इनसे। इसने एक और पोस्ट क्रिएट की, मुस्तखराज, टू कलेक्ट दी रेवेन्यू। ये याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि मुस्तखराज पोस्ट किसने क्रिएट की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। फिर एक और चीज़ इसने की, ज़म्बावित या फिर कहीं की डिटेल्ड रेगुलेशन इसने बनाए फॉर द टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़। अब जिम्बाब्वे बोल दिया जाएगा अगर, तो जिम्बाब्वे से आपको याद रखना है कि मार्केट कंट्रोल जो सिस्टम था, मैं अब मार्केट कंट्रोल पे आ रहा हूँ, कि इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लेके आया। इसने क्या किया, हर चीज़ के प्राइस को फिक्स किया। जैसे फूड है, ग्रेन्स हैं, क्लोथ्स हैं, हॉर्सेज हैं, स्लेव्स हैं, कैटल्स हैं, ये 4-5 चीज़ें इसने डिसाइड की। उनकी फिर सेपरेट मार्केट्स बनाई, फिर वहाँ पर इनके रेट्स फिक्स किए। वहाँ पर इसने ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए इसको कंट्रोल करने के लिए। मार्केट को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के ऑफिसर इसने अपॉइंट किए, एक है दीवाने रियासत और दूसरा है शाहानाए मंडी। मंडी क्या होता है, जहाँ पे फल सब्जियाँ फ्रूट आपको मिलते हैं, बहुत तगड़ी होती है मंडीज, तो अनाज की मंडी हो गई। इस तरह से इसने क्या किया, वहाँ पे 2 ऑफिसर से अपॉइंट किए, दीवाने रियासत और शाहाने मंडी, ताकि वहाँ पे कोई भी इसके जो रूल्स हैं मार्केट कंट्रोल के उनको बाईपास ना करे। अपनी मर्जी से कोई प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता। एक इसने फिक्स प्राइस रख दिया कि ये अपर लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा प्राइस। तो इससे क्या हुआ, मार्केट कंट्रोल में रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे तो कोई बंदा 1 किलो गेहूँ का कीमत 1000 दिनार रख देगा उस टाइम पर मान लो, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इसने सारा अपने हाथ में रखा कंट्रोल। फिर जो हॉर्सेस थे, ऐसा नहीं था, आप देखिए कि मार्केट के अंदर ये नहीं है कि हॉर्सेस को आप किसी को भी बेच रहा है, कोई किसी को भी। सीधा आपको अगर हॉर्स को बेचना है तो आपको मिलिट्री डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ेगा, यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट को ये बोलता था दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज को ही आप बेच सकते हैं हॉर्सेस। और इसने एक और चीज़ की, ये जो पूरी की पूरी मार्केट की खबर लेता था। ऐसा नहीं था कि अब ये मार्केट में सब मोनोपोली चल रही है, ये दीवाने रियासत, शाहाने मंडी, ये अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता था। इसने क्या कर रखा था, 2 पोस्ट थी, एक तो बरीद्स थे यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर, इनके थ्रू ये सारा का सारा सिस्टम पता लगाता था। और साथ में इसने कुछ खुफिया सीक्रेट स्पाइज रखे हुए थे। तो वो जो सीक्रेट स्पाई मतलब जासूस लोग थे, वो इसको, उनका नाम होता था मुनहियंस, मुनहियंस, ठीक है। तो ये लोग आके
खिलजी को सारा कुछ बताते थे कि भैया मार्केट में ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, अगर कोई ऑफिसर गड़बड़ कर रहा है तो इसको पता लग जाएगा, अगर कोई दुकानदार गड़बड़ कर रहा है तो इसको पता लग जाएगा। तो इस वजह से इसका जो सिस्टम था ना, इसका जो कंट्रोल था होल्ड करने का लोगों को, ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता था। इसको पता था कि कौन से व्यक्ति को कौन सी पावर देनी है, अलग अलग पोस्ट को अलग अलग पावर दे रखी थी, और पूरा का पूरा मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा था इसने, ये समझना। अब इसके अलावा इसने 2 टैक्सेस और चलाए अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला तो है घराई और दूसरा है चराई। घराई का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास घर है तो उसको बोलते हैं हम हाउस टैक्स, यानी आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा। चराई का मतलब होता है कि आपको, अगर आपके पास पशु हैं तो एनिमल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पशु जो हैं वहीं राज्य के अंदर चारा जो है, घास चरेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो जो पशु रखने का टैक्स है। 2 तरह की इकोनॉमी थी उस टाइम पे, देखिए, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मेनली होगी और दूसरा एनिमल वाली होगी, क्योंकि एनिमल किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो या तो कोई डेयरी खोल लेगा, दूध मक्खन दही का व्यापार करेगा। तो सिंपल सी बात है कि उसका कैसे इसको पता लगेगा, या तो ये इनकम टैक्स ले ले और साथ में ये एक और काम कर सकता है कि जितने पशु रख रखे हैं उनकी जो चारा है तो चारे के हिसाब से ये पैसे ले ले। तो ये चराई जो है, जितने ज़्यादा पशु हैं आपके पास उसके हिसाब से ये फिर चराई उनसे लिया करता था। और अगर घर है तो आपको हाउस टैक्स देना, जिसको बोलते थे घराई। तो घराई और चराई। अब इसके एक्सपीडिशंस के बारे में, बैटल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आप देखिए कि 1292 में मैंने पहले भी बताया कि ये मालवा में जाता है और वहाँ पे ये किन से लड़ता है, ये लड़ता है मंगोल्स से, लेकिन वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो चाचा जान को इंप्रेस करने के लिए होता है। फिर 1296 में जाता है ये देवगिरी में और वहां पे भी ये सारे के सारे बैटल को जीत जाता है। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब चाचा जान नहीं बना रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है बच्चे की, तो उनको गोली से उड़ा देता है और खुद बैठ जाता है सिंहासन के ऊपर। अब ये खुद बन गया है राजा, यहाँ का सुल्तान बन गया है। अब यहाँ पे देखिए 1297 में गुजरात का बैटल, फिर रणथंबोर का, फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ का, फिर ये जो चित्तौड़गढ़ वाला यही रानी पद्मिनी वाला जो है ना, रतन सिंह वाला और पद्मिनी वाला, यही है वो चित्तौड़गढ़ वाला। ठीक है, फिर 1305 में मालवा में दोबारा जाता है। अब आप सोचेंगे मालवा में दोबारा क्यों गया? अरे भैया, पहले तो वो सिर्फ प्रूफ करने के लिए गया था, वो वहां पे रुका थोड़ी था, वो एरिया उसके अंडर थोड़ी हुआ था। अब वो एरिया भी अपने कब्जे में कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए कि 1308 में फिर सिलवाना में गया और 1311 में जलोर का हुआ। ये 8 एक्सपीडिशन है इसके, और 8 के 8 युद्ध जो है ये जीता था। और इसने पूरा इंडिया को ना साउथ तक कवर कर लिया था। किसकी हेल्प से? मलिक कफूर जो था इसका पार्ट टाइम बीवी, उसी को सेनापति के तौर पे भी नियुक्त कर रखा था। तो ये पूरा साउथ तक भी इन्होंने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, और ये पहला ऐसे दिल्ली सल्तनत का रूलर था हु डिड नॉट आस्क फॉर मंशूर फ्रॉम द खलीफा बट कॉल्ड हिमसेल्फ एज दी डेप्यूटी ऑफ खलीफा। यूजुअली मैंने क्या बताया कि ये लोग ना कहीं मुझे लगता है कि इनका भी खलीफा से कॉन्ट्रैक्ट रहता हुआ या कॉन्ट्रैक्ट रहता हुआ, जो अरब में खलीफा बैठते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा सीन है जिसकी वजह से। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें उस एरिया में, उस जोन में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा एसएससी के या किसी भी वनडे एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंसी उसकी नहीं बनती है। ठीक है, कोई भी अरब इन्वेजन्स के, अरब के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला हमसे। क्यों पूछेगा वो? जब भारत के बारे में पूछेगा ना वो, जो भी पूछना है। तो ये इसने कभी भी, मंशूर का मतलब होता है राज्याभिषेक करना, तो इसने उस खलीफा, किसी भी खलीफा को ये नहीं बोला कि भैया मेरा राज्याभिषेक कर दो। ये हमेशा खुद को एज ए राइट हैंड ही बताता था खलीफा का, यानी उनसे कोई राज्याभिषेक नहीं इसने करवा रखा था। ठीक है, और आप देखिए कि इसने इतने बैटल जीते तब जाके इसको सिकंदर सानी बोला गया। अब इसने 20 साल के अंदर ये काम करके दिखाया। ऐसे ही आप देखिए कि बालाजी राव वन थे जो, उन्होंने 39 बहुत तगड़े बैटल्स जीते 1720 से 1740 में, यानी कि 20 साल के समय के अंदर ही, लेकिन इनको कोई टाइटल नहीं दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और इनको सिकंदर बोला जा रहा है, इनको कोई टाइटल नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे एक और भी कारण है। जो ये था ना अलाउद्दीन खिलजी, इसने जितनी भी बुक्स हुआ करती थी इसने सब जलवा जलू दी। इसने बोला कि किसी भी किताब में जिसके अंदर बड़े बड़े सम्राटों के नाम है, बड़े बड़े बादशाहों के नाम है, हटा दो। आज के बाद इतिहास में नाम याद रखा जाएगा तो सिर्फ खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का रखा जाएगा, बाकी किसी का नाम नहीं याद रखा जाएगा। यानी कि जिस भी सम्राट ने बड़े बड़े काम कारनामे कर रखे थे उन सबका इसने नाम उड़वा दिया किताबों से। तो ऐसा काम किया। बट ये पिछले तो उड़वा सकता, आगे वाले तो नहीं उड़वा सकता ना भाई, इसके बाद भी तो आएंगे बड़े बड़े सम्राट। तो वही वाली चीज़ है। अच्छा, इसने बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनवाई? आप देखिए, एक तो हौस खास बनवाई, फिर चौर मीनार। ये 4 मीनार नहीं है, चौर मीनार है। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ी सारी मीनार बना देंगे, यहाँ पे छोटे छोटे झरोखे बना देंगे, यहाँ पे तीरंदाज रख देंगे। अब नीचे से दुश्मन आएगा तो वो
हमला कहाँ करेगा, छोटे छोटे से तो झरोखे हैं इतने इतने करके, और वहां से वो तीर अंदाज तो तीर मार देगा। तो एक तरह से वो हेल्प हो जाती थी इनको मिलिट्री में। फिर न्यू टाउन इसने बनाया जिसका नाम था सीरी फोर्ट, मेड हिज कैपिटल, इसकी कैपिटल थी जो वो सीरी फोर्ट थी। फिर अलाई मीनार भी इसने बनवाई, अलाई दरवाज़ा भी, और एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था जमायत खाना। ठीक है भाई, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें थी ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इसकी डेथ होती है, क्योंकि जो मीर कफूर कह रहा हूँ, मलिक कफूर है ना, वो इसको धीरे धीमे स्लो पॉइजन देता रहता है, जिससे कि इसकी तबीयत खराब होती रहती है और एक दिन इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद सिंहासन पे कौन बैठता है, मुबारक शाह खिलजी बैठता है, इसका बेटा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे ही मुबारक शाह जो है वो सिंहासन के ऊपर बैठता है, ये बैठा मुबारक शाह, तो यहाँ पे आता है मलिक कफूर, और ये इतना सनकी हो जाता है, इतना सनकी हो जाता है अलाउद्दीन की डेथ के बाद, इसे लगता है कि यही खुदा है। ये आकर 2 से 3 घंटे इसको टॉर्चर करता है, इसके बेटे को, मुबारक शाह खिलजी को। ठीक है, और यहाँ पे पहले इसकी आंखें निकालता है, फिर इसके कान काटता है, फिर इसके नाखूनों को खींचता है, इसकी बोटी बोटी एक कर देता है। मतलब इसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, 3 से 4 घंटे जबरदस्त नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर। आप देखिए रूह कांप जाएगी आपकी ये सुन के कि ये कैसे कर सकता है, और ये एक हिंदू होता है, ये भी बता दूं मैं। और ये इतना टॉर्चर करने के बाद इसको मार देता है पूरे का पूरा। ठीक है, और उसके बाद ये खुद बैठ जाता है सिंहासन पे। लेकिन ये जो बंदा है ना मलिक कफूर, ये जो मलिक कफूर है, ये जब सिंहासन पे बैठता है तो भाई ये 36 दिन का राजा बनता है, 36 दिन का सुल्तान भी इसको बोला जाता है। लेकिन 36 दिन के अंदर ये इतना कहर बरपा देता है, कोई भी व्यक्ति इसको हल्का सा भी ऐसे आंख उठाता भी दिखा, उसकी आंखें निकलवा ली, किसी का हाथ कटवा दिए, किसी को मरवा दिया। तो इसके जो नोबल्स थे, यानी कि ब्यूरोक्रेसी थी इसकी, वो बहुत परेशान हुए। वो इतना टॉर्चर हो गई 36 दिन के अंदर, उन्हें लगा कि इसका मरना तो भैया तय है, अगर इसको नहीं मारा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। उन सब ने कॉन्स्पिरेसी करके फिर इस मलिक कफूर की हत्या की, तब जाके उनको चैन में चैन आया, तब वो शांति की उन्होंने सांस ली। ठीक है, तो 36 दिन का राजा अगर कोई पूछ ले तो एक बारी ये मलिक कफूर भी बीच में बना है। अगर ये समझदार व्यक्ति होता तो आगे हिंदू साम्राज्य की पूरी स्थापना हो सकती थी। लेकिन आप समझिए इस चीज को कि ये गधे ने पूरे का पूरा सत्यानाश करके रख दिया। आप समझना इस चीज को, इतना टॉर्चर कर रहा है दूसरों को, तो इस तरह से तो कोई सिस्टम सेट नहीं बैठता ना, आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए। चलिए एनीवेज, अब टैक्सेशन की बात करता हूं मैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। ये सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं है, ये सारे के सारे टैक्सेशन सिस्टम की बात है। पूरी दिल्ली सल्तनत में ये कोई भी यूज कर लेता था इस टैक्सेशन सिस्टम को। अब देखिए कि उशरफ हुआ करता था। उशरफ में क्या है कि 5 से 10% लिया जाता था, लेकिन किन से लिया जाता था, फ्रॉम मुस्लिम्स, मुस्लिमों से लिया जाता था ये। और ये होता क्या था कि आप चाहे एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे आप दूध का व्यापार कर रहे हो, मक्खन का कर रहे हो, खेती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लोहार का काम कर रहे हो, लकड़ी का काम कर रहे हो, आपको ना 5 से 10% के बीच में रहता था इनकम टैक्स। जितना भी आप कमाई कर रहे हैं उसका 5 से 10% आपको गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को देना पड़ेगा, जो भी उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। फिर दूसरा था खराज, ये था 1/3 से 0.5% फ्रॉम नॉन मुस्लिम। समझना 1/3 कितना होता है, 33.33% से हाफ मतलब 50%। समझो ये तो है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम से। मुस्लिम से ले रहा 5 से 10% इनकम टैक्स, ये भी इनकम टैक्स ही है, लेकिन ये ले रहा है नॉन मुस्लिम से कितना, 33 से 50%। अगर किसी ने 1 करोड़ कमाया सपोज कीजिए आज की डेट में, तो 50 लाख उसे देना पड़ेगा सरकार को। ये सीधा सीधा देखिए कि बहुत गलत चीज थी एक तरह से। तो ये किस लिए किया जाता था, ये धर्म कन्वर्ट करने के लिए किया जाता था। यानी उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे लोग फिर क्या अपने धर्म को कागजी तौर पे कन्वर्ट कर लेते थे। बिजनेसमैन जो होते थे कागज में दिखाते थे कि हमने मुस्लिम धर्म को कन्वर्ट कर लिया, तो मुस्लिम धर्म में हम कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से फिर वो भी यही भरते थे। यानी ये एक तरह से ये कन्वर्शन को बढ़ावा देने वाली बात थी और कुछ नहीं था। ठीक है, और तीसरा था खम्स। खम्स में क्या होता था, मान लो बादशाह कहीं अटैक करने गया, वहां पे उसके साथ और भी सेना गई हुई है, तो वहां पे मान लो कि वो लोग आसपास का जब इन्होंने सब तहस नहस कर दिया, सब मार गिराया, तो लोगों को लूट रहे हैं वहां के लोग। तो जब वो लूटते हैं तो वो जितना भी माल होता है ना, उसमें से 1/5 माल जो होगा वो सुल्तान रखेगा। फिर ऐसे ही ज़कात होती थी। ज़कात जो है ये एक अच्छा वर्ड है। इसमें क्या होता है, 2 से 2.5% रिलीजियस टैक्स दिया जाता है, और ये जो है ये मुस्लिम्स देंगे। ठीक है, और ये धर्म का टैक्स है एक तरह से, इससे धर्म की प्रोपगेशन में हेल्प होगी। लेकिन जब हम जजिया की बात करते हैं तो ये जो है ना, ये नॉन मुस्लिम देंगे जजिया, और वो भी 10% देंगे। मान लो कि अब नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, उसे तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो अगर वो तीर्थ यात्रा पे जाएगा तो 10% टैक्स उसको देना पड़ेगा जजिया, तब जाके वो तीर्थ यात्रा पे जा सकता है। उसे
पूजा भी करनी है तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। अपने धर्म को प्रोपोगेट करना है, वो कर ले धर्म को, वो हिंदू धर्म को अपना ले, लेकिन अगर वो हिंदू धर्म अपनाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये थी। यानी कि ये कम है और ये ज़्यादा है। आपको यहाँ डिफरेंसेस से पता लगेगा कि एक तरह से इनडायरेक्टली क्या है, इस्लाम को प्रमोट करने की बात है। और फिर नेक्स्ट है लगान। लगान कितना है, ये भी ज़मीन का टैक्स हुआ करता था, ये लगभग रहता था, ये एक्स्ट्रा रहता था 2.5% फ्रॉम मुस्लिम्स एंड 5% फ्रॉम नॉन मुस्लिम। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टैक्सेशन लिया जाता था और किस किस हिसाब से मुस्लिम से लिया जाता था, किस हिसाब से नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है ये भी देख लो यार। डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दीवाने वजीरात जो है ये होता है कमांडर। ठीक है, वजीर क्या हो गया, कमांडर हो गया। फिर दीवाने रिसालत क्या हो गया, ये एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। ये अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है। जैसे आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ने कितने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, इनकम टैक्स बना रखा है, जीएसटी बना रखा है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स वाला बना, कस्टम बना रखा है, कितने सारे बना रखे हैं। ऐसे ही इन्होंने भी बना रखे थे। फिर दीवाने अर्ज जो हो गया ये डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, अभी मैं समझा के आया हूँ, अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है, फिर दीवाने इंशा या दीवाने अशरफ है, ये जैसे ये मीडिया न्यूज़ हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया। ऐसे आज की डेट में हो गया गोदी मीडिया, कांग्रेस मीडिया, अपना अलग अलग मीडिया है ना, कोई सोशल मीडिया। तो ये इन्होंने बना रखा था मीडिया न्यूज़, यानी कि दीवाने इंशा या दीवाने अशरफ। फिर दीवाने अमीर कोही, इसको बोलते थे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। फिर दीवाने मुस्तकराज, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के आया कि दीवाने मुस्तकराज मार्केट को कंट्रोल करने के लिए किसने, रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर दीवाने खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है, ये अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। और दीवाने इश्तियाक, ये है पेंशन डिपार्टमेंट। दीवाने बंदगान, बंदी बनाना मतलब जेल हो गया। फिर दीवाने कज़ा मलिक, ये जस्टिस डिपार्टमेंट हो गया, जैसे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया है ना। फिर दीवाने वकूफ़ हो गया, एक्सपेंस डिपार्टमेंट। तो ये तो था पूरे का पूरा डिपार्टमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। इस सेशन में हमने पूरे का पूरा खिलजी डायनेस्टी देख लिया, सारा टैक्सेशन सिस्टम देख लिया और सारे का सारा डिपार्टमेंट्स के बारे में देख लिया। ये मैंने मेन डिपार्टमेंट बता दिया, और भी बहुत डिपार्टमेंट थे, लेकिन अब कितने डिपार्टमेंट करोगे, जो मेन चीज़ है हमें तो वही देख के करना पड़ेगा काम। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा, एकदम मज़ा आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।